हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो मेरी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट क्लास 9th को पास करके 10th में प्रवेश कर गए हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम लोगों ने एक साइंस की सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक चैप्टर की शुरुआत की थी। और उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मतलब विद्युत और विद्युत आवेश, ओम का नियम और प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोधों को हम आपस में जोड़ते कैसे हैं, इस विषय में भी आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अपने आप में कुछ इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है विद्युत बल्ब। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक है, मैंने पहले भी बताया था कि विद्युत धारा को बहने के लिए ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक के अंदर ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जैसे ही विद्युत धारा इस चालक के अंदर प्रवाहित होगी, ये जो तार है या जो ये चालक है, ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। उसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि विद्युत धारा के बहने से चालक के अंदर ऊष्मीय प्रवाह या ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के विषय में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहां लिख सकते हैं कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव, जब विद्युत बल्ब के अंदर विद्युत धारा भेजी जाती है तो फिलामेंट के गर्म होने से प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत बल्ब का जो पूरा प्रोसीजर है वो किस पर निर्भर करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि विद्युत बल्ब जो है किस प्रभाव पर आधारित है, तो हम बताएंगे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस आती है, हम लोग जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं वो आती है, गीजर भी आता है। तो विद्युत बल्ब के विषय में बात हम लोग कर रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग और आगे की तरफ बात करते हैं कि विद्युत जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में जो ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा जो प्रकाश देता है वो एक फिलामेंट होता है। तो लिख सकते हैं इसमें विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, या आपके हिसाब से जो स्प्रिंग लगा रहता है बल्ब के अंदर, वो किसका बना होता है, वो किस धातु का रहता है, वो रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि ये टंगस्टन जो धातु है इसका फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, W होता है। टंगस्टन को किस फॉर्मूले से दर्शाते हैं हम लोग, W से दर्शाते हैं। आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि टंगस्टन जो धातु होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W होता है। यहाँ आवश्यक बात यह है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, जो स्प्रिंग बनी होती है, जो तंतु होता है, वो हम लोग विशेष रूप से टंगस्टन का ही क्यों लेते हैं, उसका रीजन होता है टंगस्टन का ही क्यों लेते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे ही विद्युत बल्ब जलता है, विद्युत बल्ब के जलने के बाद वो टेम्परेचर कितना उत्पन्न करता है,
टेम्परेचर उत्पन्न करता है, लगभग 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो उत्पन्न करता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यदि हम लोग टंगस्टन के स्थान पे किसी और धातु का उपयोग कर लें स्प्रिंग के रूप में, जैसे लोहे की स्प्रिंग बना दें या किसी और धातु की स्प्रिंग बना दें, फिलामेंट बना दें, कॉपर का बना दें, सिल्वर का बना दें, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं? उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे ही बल्ब जलता है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, वो कितने टेम्परेचर उत्पन्न करता है? 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर कोई हम धातु उपयोग करते हैं तो उन धातुओं का जो गलनांक होता है, गलनांक, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी वाले इसको समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गलनांक को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? मेल्ट होना। जैसे मोमबत्ती को आप गर्म करने शुरू कर दीजिए तो मोमबत्ती धीरे धीरे पिघल जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। प्लास्टिक को आप गर्म करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्लास्टिक गलनी शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं गलनांक। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई धातु, कोई वस्तु गलना शुरू हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोहे की बात करें, मतलब टंगस्टन के अलावा लोहे की बात करें या तांबे की बात करें या इसके अलावा और किसी धातु की बात करें, तो हम जानते हैं कि उनका टेम्परेचर, जो उनका गलनांक है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो यदि बल्ब के अंदर हम टंगस्टन के अलावा कोई और धातु का उपयोग करें, वो स्प्रिंग बनाकर अगर डालें, तो जैसे ही बल्ब जलेगा, बल्ब के जलने पर जैसे ही टेम्परेचर बनेगा, वो स्प्रिंग टूट जाएगी। टूट क्यों जाएगी? क्योंकि वो गल जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर कितना उत्पन्न कर रहा है बल्ब? 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये जो धातु है, ये तो 1500 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे ही गल जाती है। तो बल्ब जैसे ही जलेगा और टेम्परेचर 1000 बारसों के आसपास जाएगा तो वो स्प्रिंग टूटकर गिर जाएगी, मतलब बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो टंगस्टन ही विशेष रूप से क्यों लेते हैं? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। तो टंगस्टन का स्प्रिंग इसीलिए यूज किया जाता है कि बल्ब का टेम्परेचर 1500 से लेकर 2000 तक उत्पन्न होता है जब वो जलता है। और ये अगर टंगस्टन गलेगा तो गलेगा कितने पे जाके? 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाके गलेगा। तो इसलिए हम लोग टंगस्टन जैसी धातु का उपयोग करते हैं विशेष रूप से। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चन हुए, दो तरह की बात क्लियर हुई कि तो विद्युत बल्ब जो है वो किस प्रभाव पर आधारित है। तो आप लोग बताएंगे कि विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मा के प्रभाव पर आधारित है। मतलब जैसे ही विद्युत धारा अंदर जाएगी बल्ब के अंदर, उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होकर क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। गर्म होकर चमकने लगेगा तो वो प्रभाव कौन सा है? ऊष्मीय प्रभाव है। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि जो विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? एक धातु होती है, उसका नाम क्या होता है? टंगस्टन होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? टंगस्टन का W होता है। तो ये भी बताया कि हम टंगस्टन के अलावा और कौन सी धातु उपयोग नहीं कर सकते और टंगस्टन ही क्यों करते हैं, इसके विषय में बताया। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो एक बात यहां और बताना चाहेंगे कि जो विद्युत बल्ब होता है, जब विद्युत बल्ब का निर्माण किया जाता है, जब विद्युत बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करी जाता है, तो उसके अंदर से वायु निकाल ली जाती है सारी। और बल्ब के अंदर क्या उत्पन्न कर लिया जाता है? बल्ब के अंदर उत्पन्न कर लिया जाता है वैक्यूम, निर्वात। वैक्यूम को यहाँ क्या बोलते हैं? निर्वात। वैक्यूम का मतलब होता है जहां एयर, जहां वायु अनुपस्थित होती है, जहां वायु ना हो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? वैक्यूम कहेंगे। तो विद्युत बल्ब के अंदर हम वायु को वहां से निकाल कर और उसके अंदर क्या उत्पन्न कर देते हैं? वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बाकी यहाँ आपको ये सोचने वाली जो बात है कि जो बल्ब होता है वो बल्ब
इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ये जो एरिया यहाँ जो मैं लाइन बना के दिखा रहा हूँ, ये लाइन यहाँ किसकी बनी होती है? ये एक पदार्थ भर देते हैं और ये पदार्थ का जो नाम होता है वो होता है लाख। लाख भर देते हैं। अधिकतर आप लोग ज्वेलरी वगैरह के बारे में जानकारी है तो ज्वेलरी में भी लाख भरा जाता है, एक पदार्थ है। लाख जो है अचालक पदार्थ होता है, मतलब कुचालक होता है। और इसके बराबर में यहाँ दो पॉइंट निकले रहते हैं और इन पॉइंट का संपर्क अंदर आने वाले दो तारों से होता है। ये दोनों के दोनों तार एक दूसरे से, ये दोनों के दोनों तार एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग रहते हैं, जिससे ये एक दूसरे के टच में ना आए। तो ये जो स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ये ही किसका बना होता है? ये स्प्रिंग ही किसका बना होता है? सॉरी, ये स्प्रिंग बना होता है टंगस्टन का। ये स्प्रिंग किसका बना होता है? टंगस्टन का। और जो ये यहाँ लाख भरी जाती है, इस लाख के बाहर एक कवर चढ़ाया जाता है। वो कवर किसका होता है? वो कवर एक पदार्थ का होता है। और वो कौन सा पदार्थ है हमारा? वो एल्यूमिनियम का पदार्थ है। तो विद्युत बल्ब के बारे में कुछ जानकारी यहाँ आप लोगों के साथ साझा की गई है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ और थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कुछ वीडियो इससे पहले भी हमारे द्वारा अपलोड की गई है। वो वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देख ली होगी। उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट टाइम ओम के नियम से संबंधित कुछ बातें बताई थी। ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, और उनके साथ साथ हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब के अंदर मैंने बताया कि निर्वात उपस्थित होता है। तो दो प्रकार के जो बल्ब हैं, क्वालिटी बल्बों की अलग अलग तरह की आती है। तो जैसे हम बात करें लो क्वालिटी के बल्ब की, और एक बल्ब की बात कर सकते हैं हम लोग हाई क्वालिटी के बल्ब की। लो क्वालिटी के बल्ब और हाई क्वालिटी के बल्ब जो होते हैं, तो लो क्वालिटी के बल्ब के अंदर केवल क्या उपस्थित होगा? आपको क्या मिलेगा? वैक्यूम मिलेगा। वैक्यूम मतलब उसके अंदर से हम लोग वायु निकाल देते हैं और उसके अंदर क्या उत्पन्न कर लेते हैं? निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। यहां हम एक चीज और लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। एयर एब्सेंट होगी। यहाँ पे एयर क्या होगी? एयर एब्सेंट होगी, मतलब वायु अनुपस्थित होती है, वायु नहीं होती वहां पे। इस विषय में बात करेंगे। कुछ बल्ब ऐसे होते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के बल्ब होते हैं उनके अंदर निर्वात तो उपस्थित होता ही है, प्लस हम इनके अंदर एक गैस का मिश्रण भी डालते हैं। दो गैसेस हैं, वो कौन कौन सी गैसेस हैं? दो गैस होती है, एक तो आर्गन होती है, और आर्गन के साथ एक हम लोग इसमें नाइट्रोजन भी भर देते हैं। नाइट्रोजन भी क्या कर देते हैं? भर देते हैं। अच्छा, ये जो अक्रिय गैस होती है, ये जो आर्गन है, आर्गन एक प्रकार से क्या है? अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस की वजह से, अक्रिय गैस की वजह से जो ये टंगस्टन होता है, जो ये फिलामेंट बना होता है, इसकी वजह से ना तो उसका ऑक्सीकरण होता, ना तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ना तो ऑक्सीकरण होगा और ना ही इसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण पर भी थोड़ी सी रोक लग जाती है, इनसे कोई फर्क नहीं होता, फर्क डलता ही नहीं है। तो ये गैसों का मिश्रण है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, या बहुविकल्प के बारे में आपसे कुछ जानकारी मांग सकते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस बल्ब के अंदर भरी जाती है, तो आप निशान लगाएंगे आर्गन, नाइट्रोजन। आर्गन तो कंपलसरी है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छी तरह से मिटाते नहीं है, आप लोग नोट करते रहिए। तो इसके अलावा कुछ और बातें हैं यहाँ पे बताने लायक। वो बताने लायक क्या है कि मैंने बताया कि जब विद्युत बल्ब जलता है तो 1500 से लेके और लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ चलता है तो क्या होता है
कि विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, वो जो टंगस्टन होता है, उस टंगस्टन का क्या होना शुरू होता है, वाष्पीकरण होना शुरू होता है। वाष्पीकरण को आप लोग ऐसे मान के चलिए, यहाँ जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी का जो उबलने का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, उबलने लगता है। लेकिन यहाँ समझने योग्य बात क्या है कि पानी को जब आप गैस पर रखेंगे या पानी को जब आप गर्म करेंगे तो लगभग जब उसका टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा तो पानी के अंदर से क्या निकलनी शुरू हो जाएगी, वाष्प निकलनी शुरू हो जाएगी। वो हमें सिग्नल देता है कि अब पानी धीरे धीरे जो है टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, अब ये थोड़ी बहुत देर में क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। तो इस बात को समझिए। तो टेम्परेचर जैसे ही 2000 से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो टंगस्टन का क्या होता है, टंगस्टन का वाष्पीकरण शुरू होता है, वाष्पीकरण शुरू होता है। तो वाष्पीकरण से क्या होगा कि वाष्पीकरण होकर ये टंगस्टन इस बल्ब के अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इस बल्ब के अंदर की तरफ जो कांच होता है उस पर जमना शुरू हो जाएगा। कुछ बल्ब आपने देखे होंगे कि उनके अंदर की तरफ धुंधलापन आ जाता है, उसका जो शीशा होता है वो सफेद होने लगता है अंदर से और रोशनी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, टंगस्टन का वाष्पीकरण, टंगस्टन का वाष्पीकरण। और एक समय ऐसा आता है कि टंगस्टन इतना वाष्पीकृत हो जाता है कि वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और धीरे से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगा, जिसे आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, बल्ब हमारा खराब हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो उसमें बताई जाती हैं विशेष रूप से। अच्छा, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये स्प्रिंग जो है इतना पतला क्यों बनाया जाता है, स्प्रिंग को हम लोग मोटा क्यों नहीं बनाते। तो रीजन ये है कि जैसे आप बल्ब को ऑन करते हैं, अपने घर पे स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत बल्ब आपका रोशनी देना शुरू कर देता है। तो पतला इसलिए है कि जैसे ही विद्युत धारा उसके अंदर जाएगी तो विद्युत धारा जाने के बाद ऊष्मीय प्रभाव के कारण उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा एकदम बढ़ जाता है और गर्म होकर वो प्रकाश देने लगता है। मोटा स्प्रिंग बनाएंगे तो धीरे से गर्म होगा और जब वो गर्म होगा उसके बाद प्रकाश आएगा, मतलब बटन अब जलाएंगे और प्रकाश हमें थोड़ी देर के बाद प्राप्त होगा। तो ये पतले और मोटे की वजह से कुछ ऐसी बातें हैं। तो बल्ब से संबंधित अगर कुछ और बातें आप लोगों को पूछनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ क्वेश्चन, कुछ हिंट पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है या ये कैसे आया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसके आंसर देने की। बाकी हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाले जो लिंक है आपको समय रहते प्राप्त हो सके। धन्यवाद।